हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 गॉस प्रमेय। गॉस की प्रमेय के बारे में हमने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड किया है जिसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एरिया वेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था आपसे। उसके बाद फ्लक्स किसे कहते हैं उन सब चीज़ों पे भी हमने डिस्कस आपसे किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेन एंगल के बारे में, यानी समतल कोण के बारे में कि समतल कोण कहते किसे हैं। हालांकि इस क्लास 12 के चैप्टर में प्लेन एंगल के बारे में जिक्र नहीं है, फिर भी हम आपको यदि प्लेन एंगल का कंसेप्ट समझा पाएंगे तभी हम आपको सॉलिड एंगल के बारे में बातचीत अच्छे से कर पाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ प्लेन एंगल, यानी 2D एंगल भी उसे कहते हैं प्लेन एंगल को, यानी समतल कोण किसे कहते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे ही प्लेन एंगल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद हम सॉलिड एंगल जिसे 3D एंगल के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले समतल कोण, समतल कोण जिसे इंग्लिश में हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल। इसी प्लेन एंगल या समतल कोण को हम अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे 2D एंगल भी कहा जाता है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 2D एंगल मतलब होता है 2 डायमेंशनल एंगल, यानी द्विविमीय कोण। द्विविमीय कोण कब कब बनता है या फिर समतल कोण कब बनता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनिएगा, समतल कोण किसे कहेंगे तो इसकी डिफिनीसन बनाने के लिए हम आपको पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से हम इसका डिफिनीसन बनाएंगे, फिर यूनिट के बारे में बातचीत करेंगे। तो समझिएगा, ये कोई सर्कल है जिसकी ये रेडियस है लेट सपोज r और ये इस सर्कल का सेंटर है O। इस सर्कल पे ये जो पॉइंट्स है इसका नाम यदि A मान लें और सर्कल पर एक अन्य पॉइंट्स B ले लेते हैं और इस सर्कल का जो AB पॉइंट्स है, सर्कल का यानी इस वृत्त का जो A पॉइंट्स है और जो ये B पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को हम O पॉइंट से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा जिसे हम थीटा कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल ही एज ए प्लेन एंगल की भांति काम करता है जिसे हम रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें? रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। इसके ऊपर C लिख देंगे तो थीटा C का मतलब है जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है या बना है वो रेडियन में है। तो कैसे इस समतल कोण की आप डिफिनीसन बनाएंगे तो किसी, ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है AB, AB ये क्या है, ये वृत्त की चाप है, वृत्त की क्या है, चाप है। और ये R क्या है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, R क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और ये जो O पॉइंट्स दिखाई दे रहा है इसे हमने किसको O पॉइंट्स बोला है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। यदि आपका OA वृत्त की त्रिज्या है तो OB भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी, जैसा कि आपको बेसिक पता होगा कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है और ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है। अब प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए आपको किन किन टर्म्स की ज़रूरत होगी, उन सारे टर्म्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो परिभाषित कैसे करते हैं समतल कोण को कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, ये आपका वृत्त है और ये आपका चाप है, तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है या 2 डायमेंशनल कोण कहलाता है। इसी थीटा को क्या कहेंगे, समतल कोण कहेंगे, समतल कोण। रट्टाफिकेशन नॉट अलाउड है, आप रटिए ना, आप कंसेप्ट समझिए। हमने कैसे इसे डिफिनीसन इसकी बनाई है, हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल पर एक सेंटर पॉइंट सर्कल का O लिया और उस पर 2 पॉइंट्स लिया सर्कल के सरकमफेरेंस पर यानी परिधि पर, जो A और B है, इन दोनों पॉइंट्स को O से मीट कराया तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसे समतल कोण कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वृत्त की एक आर्क लेंथ की, वृत्त की चाप की लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी और सेंटर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। आई होप कि आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आप आसानी से इसे लिख सकें। तो आइए डेफिनेशन हम इसका लिख देते हैं यहाँ पे। किसी
किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। अब आपके दिमाग में पुनः एक क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, यदि नहीं हो रहा है तो हम एराइज करते हैं, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं या आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब भी एंगल का फॉर्मेशन होगा तो क्या सर ज़रूरी है कि केवल और केवल सर्कल ही होना चाहिए तभी एंगल बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं? तो आइए देखते हैं क्या ये रियलिटी है कि यदि सर्कल होगा तभी एंगल डिफाइन है, अदरवाइज़ कोई दूसरा शेप का आकृति होगी, कोई दूसरी आकृति होगी तो क्या एंगल डिफाइन नहीं होगा? देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और इसका डायमेंशन कुछ होता है या नहीं होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये रही आपकी पॉइंट नंबर 1, जिसमें हमने आपको प्लेन एंगल का डिफिनेशन दिया है। तो दूसरे पॉइंट में हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन तो हमने लिख दिया, इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो कोण बराबर होता क्या है? कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटा के त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या। ये कोण मतलब एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और चाप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। त्रिज्या को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो इंग्लिश में यदि इसे बातचीत करें तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपन रेडियस हो जाएगा। सिंबल रूप में यदि इसका फार्मूला बनाने की कोशिश की जाए तो एंगल को हमने किससे दिखाया? थीटा से। यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा के ऊपर क्या लिख देंगे? सी। सी लिखने से क्या मतलब है? रेडियन में है थीटा ना। यहाँ जो भी एंगल बनता है किस में बनता है? रेडियन में, डिग्री में नहीं बनता है। तो थीटा के पावर सी इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम किस सिंबल से दिखा लेते हैं? सपोज एल से दिखा लेते हैं। किससे? एल से। तो जो एल होता है वो आर्क की लेंथ होती है, नीचे आपकी लंबाई होती है, अपान रेडियस। रेडियस को किससे दिखाया? आर से। तो मेरा फार्मूला बनेगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इन थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, इस बात को याद करेंगे। कहेंगे कि यदि सर थीटा रेडियन में ना है, थीटा यदि सेल्सियस में दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो क्या करेंगे? तो आपको पता है रेडियन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वो तीसरी बात लिख देते हैं कि यदि आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ना। देखो, आपको पता है कि 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री को आप क्या कहते हैं? पाई रेडियन। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई रेडियन, है ना। तो कभी कभार की आपको एक समस्या हो जाती है कि सर आप कभी कभार के कह देते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 है और कभी कभार के कह देते हैं कि पाई का मान 180 है। तो आप ये बात गलत सोचते ही है ना। पाई का वैल्यू 180 नहीं होता है, पाई रेडियन का वैल्यू 180 होता है। पाई का वैल्यू 180 थोड़ा होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई रेडियन का वैल्यू पूछा जाएगा ना तब 180 होता है। अच्छा, जवाब ये है कि हम रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में ना। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे रेडियन है तो उसे कैसे कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में? तो ध्यान से देखो, हम यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पे पाई रेडियन है, यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 रेडियन की तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ तो है नहीं। 1 का गुणा करने पर तो बात तो वहीं रहेगी ना। तो 1 रेडियन को आप इधर ही रोकिए, 1 रेडियन को आप इधर ही रोकिए और इस पाई को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 180/पाई। यहाँ पे क्या लगेगा? डिग्री। यानी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पाई को रेडियन में बदलने का या रेडियन को पाई में बदलने का, तो यदि रेडियन को पाई में बदलना है तो आपको जो भी क्वांटिटी दी गई है इन रेडियन, उसमें आप 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दी गई क्वांटिटी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि दी गई क्वांटिटी आपको यदि डिग्री सेल्सियस में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर आपका किस में आ जाएगा? रेडियन में बन के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में कि पॉइंट नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 4 कि क्या इसका कोई मात्रक भी होता है या नहीं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिखा है कोण इज इक्वल टू चाप बट्टा के त्रिज्या, तो चाप भी एक तरह की लंबाई होती है और त्रिज्या भी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा, क्योंकि आर्क लेंथ को जो मेजर करेंगे वो मीटर या सेंटीमीटर या किसी में भी ले सकते हैं यूनिट, तो मीटर ही होगा। और किसी में लेने का मतलब क्या है? मीटर में ही लेंगे, किलोग्राम में थोड़ा लेंगे ना, दूरी ना है, समझ रहे हैं।
तो लंबाई को मीटर में लेंगे तो दूरी भी हमारी जो रेडियस है वो भी मीटर में ही ली जाएगी, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का मतलब आपको ये समझ में आएगा कि इसका कोई यूनिट होता नहीं है। रियलिटी है कि कोण का कोई मात्रक होता नहीं है, फिर भी हमने कोण का मात्रक बनाया है क्या, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक क्या है, रेडियन। तो कोण का मात्रक लिख लेंगे पॉइंट नंबर 4 में, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। अब कहेंगे क्या सर इसकी डायमेंशन भी होगी, इसका कोई बीमा होगा। पॉइंट नंबर 5 में बात कर लेते हैं, क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी कि नहीं होगी। तो देखिए ना, लंबाई की बीमा L होती है, दूरी की भी जो त्रिज्या है वो भी एक तरह की दूरी है, तो दोनों की बीमा क्या होगी, L/L। L से L कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई बीमा नहीं आएगी। और जिस क्वांटिटी की कोई बीमा नहीं होती है उसकी ये बीमा होती है। तो आप क्या लिखोगे, कोण की बीमा। कोण की बीमा क्या होती है, देखो जिसकी कोई बीमा नहीं होती है उसे लिखते हैं m⁻0 l⁻0 t⁻0, m⁻0 l⁻0 t⁻0, ठीक है। तो ये थी कोण की बीमा। तो आइए देखते हैं विभिन्न केसों में कि एंगल कब और कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें हम प्लेन एंगल के बारे में और भी बातचीत करते हैं डीपली कि कैसे कैसे केसेस में एंगल फॉर्म होता है। तो इसमें हम कुछ केसेस बना रहे हैं, कुछ स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम प्लेन एंगल के बारे में ही यहाँ बात करेंगे। प्लेन एंगल जैसे ही आपको समझ में आएगा, सॉलिड एंगल आसानी से आ जाएगा समझ में। और जैसे ही सॉलिड एंगल आपको ईजिली समझ में आएगा, आपको गॉस लॉ की जो थ्योरम है, गॉस की जो थ्योरम है वो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो केसेस नंबर 1 है कि हम क्या करते हैं, अभी हमने जैसा कि आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या जो सर्कल का या प्लेन एंगल की जो डेफिनेशन दी गई है वो सर्कल को लेके दी गई है। यदि सर्कल नहीं होगा तो क्या उस केसेस में प्लेन एंगल यानी जो समतल कोण है उसकी डेफिनेशन वैलिड है या इनवैलिड है, उसी के चक्कर में हम केसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने माना फ़िलहाल के लिए 2D एंगल के बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एक AB, एक समझ लीजिए एक लंबाई L लंबाई का एक AB रेखाखंड लिया है जिसकी लेंथेज L है। यहाँ कल्पना करिए L लंबाई का एक चालक है, या फिर कह लीजिए L लंबाई का एक AB रेखाखंड है जिससे कुछ दूरी पे कोई पॉइंट्स है। लेट सपोज ये पॉइंट है O। अब हमें ये पता करना है कि ये AB रेखा इस O पॉइंट्स पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि जो AB हमने यहाँ लिया है ये 2D है। जो मैंने रेखा लिया है L लंबाई का AB या रेखाखंड, वो 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल तो होगा नहीं भाई। लंबाई सिंपल AB 2D है ना, 3D तो है नहीं, ये घनाभ तो है नहीं, घन तो है नहीं, सिलेंडर नहीं है ना। तो ये यदि ये 2 डायमेंशनल आकृति है मेरे पास, तो इस AB के द्वारा यदि इस पूरे AB लंबाई के रेखा द्वारा यदि पूछा जाए इस पॉइंट पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली इस A पॉइंट्स को और इस B पॉइंट्स को मीट करा देना पड़ेगा। सही बात है। A पॉइंट्स को और B पॉइंट्स को इस O बिंदु पर क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाने पर जो एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। आप कहेंगे गजब की बात कर रहे हैं, ये प्लेन एंगल कहाँ है। यदि ये प्लेन एंगल होता तो हमें सर्कल दिखाई देता, सर्कल तो है नहीं, नहीं रेडियस दिखाई दे रही है, नहीं सेंटर का था पता है, तो ये प्लेन एंगल कैसे बना। तो देखो यहाँ पे जो ये O पॉइंट्स है जहाँ पे ये थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इस O को सेंटर मानेंगे और डिवाइडर मतलब लंगड़ा प्रकार जो होता है, प्रकार जिसे कहते हैं, उस प्रकार में हम कोई सी भी दूरी भर लेंगे डिवाइडर में यानी प्रकार में, और O को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे, किसी भी रेडियस का क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। ऐसे
हालांकि ये आर्क नहीं, ये तो मैंने पूरा सर्कल ही बना दिया, तो आपको पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी दूरी आप डिवाइडर में भरिए यानी प्रकार में भरिए, ओ को सेंटर मानिए और इस तरह से एक आर्क लगाइए। ठीक है, आप कहेंगे कि ये सर्कल तो है नहीं, तो सर्कल यदि नहीं लग रहा है तो आप इसके लिए सर्कल बना लीजिए जिसका सेंटर हो जाएगा आपका ओ। और यदि इन दोनों पॉइंट्स को हम कुछ नाम दें, लेट सपोज यदि हम इसे सी डी कह दें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सी और डी है, जो सी डी है, ये इस सर्कल का आर्क लेंथ दिखाई दे रहा है जिसको आप यल कह सकते हो। और यदि ये सर्कल है तो वो इस सर्कल का सेंटर भी है, और जो ओ सी है वो ही ओ डी होगा। ये वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। आप कहेंगे गजब मजाक कर रहे हैं, आपको एंगल दिखाना है ए बी के द्वारा और आप कह रहे हैं कि सी डी के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो इसके एंगल के बराबर है, या फिर ये वाला इसके द्वारा यहाँ पे एंगल बता रहे हैं, ए बी के द्वारा बता ही नहीं रहे हैं। तो बात समझो, आप ना कोई सा भी आर्क लेंथ ले सकते हैं, कोई सा भी मतलब लेंथ आप अपने डिवाइडर में यानी प्रकार में भर के आप कोई सा भी चाप लगा लो यहाँ पे किसी भी रेडियस का इस तरह से। अब ये वाला आर्क लेंथ भी इस ओ पॉइंट्स पे उतना ही एंगल फॉर्म करेगा जितना कि ये सी डी कर रहा होगा। कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, देखो ना दिखाते हैं। ये सी डी है, इसको हमने मान लीजिए पी क्यू कहा, हमने क्या कहा, पी क्यू। पूरा सर्कल बनाना तो इसको पूरा सर्कल आप बना सकते हो इस तरह से। बस इसमें और इसमें अंतर क्या होगा पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले में, क्योंकि थीटा सेम है बट आर्क लेंथ डिफरेंट है। यदि आर्क लेंथ जिसे हम L1 माने तो क्या आप देख पा रहे हो कि रेडियस भी तो इंक्रीज हो रही है पहले की तुलना में। पहले तो रेडियस इतना सी थी, अब रेडियस इतना हो गई है। तो यदि आर्क लेंथ बड़ा है तो उसका रेडियस भी तो इंक्रीज हुआ है। तो उस केसेज में यदि आप थीटा निकालने की कोशिश करो तो थीटा इज इक्वल टू पहले जो था उसकी यदि रेडियस हम पहले वाले की आर माने और आर्क लेंथ एल माने तो थीटा इज इक्वल टू पहले वाले फिगर का जिसका सी डी ओ एक तरह से जो सी डी है वो आपका आर्क लेंथ है, वो पॉइंट पे थीटा एंगल बन रहा है इन रेडियन। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर है। अब के केस में यदि उस एंगल को हम थीटा 1 नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिस अनुपात में लंबाई बड़ी है उसी अनुपात में उसकी त्रिज्या भी तो बड़ी है। यानी जिस अनुपात में चाप की जो लंबाई है वो बड़ी है उसी रेशियो में रेडियस भी बड़ा है। इस बात का मतलब R1 और L1 पहले वाले के ही इक्वल आएंगे, अर्थात इनका भी इनके द्वारा भी जो एंगल बनाया जाएगा एंगल पे थीटा सेंटर पे वो भी उतना ही आएगा जो पहले वाला आर्क लेंथ बना रहा है। तो ये डिपेंड ही नहीं करता कि आप आर्क लेंथ बड़ी ले रहे हो या छोटी ले रहे हो, दोनों के दौरान जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ओ पॉइंट्स पे वो सेम होगा। बस रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो रेडियस यदि इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है आर्क लेंथ जो होगा चाप की जो लंबाई होगी वो भी तो बढ़ेगी। तो भाई इन दोनों का जो अनुपात आएगा ना बार बार एल बाई आर का वो इक्वल ही आएगा। तो थीटा पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप छोटी चाप लो या चाप बड़ी लो वो डिपेंड नहीं करता है कि एंगल बड़ा बनेगा या छोटा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि हम रियली में तो ए बी लिए थे, अब ए बी से तो ये जा नहीं रहा है सर्कल मेरा, तो कैसे हम कहें कि सर्कल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्कल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लेन एंगल को डिफ़ाइन करने के लिए। देखो तो सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्लेन एंगल को डिफ़ाइन करने के लिए ना। देखो ध्यान से, हमने यहीं वाला ए बी तार लिया था, फिर से बना देते भाई। देख भाई ये ए बी था, मेरे पास एक रेखा है ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है और हमने यहाँ पे ओ कंसीडर्ड किया था। हमने कहा था कि इस ए बी द्वारा यदि यहाँ पे एंगल फॉर्म करना है तो आपको क्या करने हैं, इन दोनों अंतिम छोर को ओ बिंदु से मिला दीजिए। जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे वहीं आपका प्लेन एंगल होगा, क्योंकि मेरा जो ए बी रेखा है वो 2 डायमेंशनल है। अब आप कहोगे कि यदि ए बी से ही लेके जाएं तो क्या दिक्कत है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे कि यदि ये ओ पॉइंट्स, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये ओ पॉइंट्स इस ए बी रेखा के ठीक बीचों बीच स्थित हो, तभी आप ओ को सेंटर मान के अपने डिवाइडर में ओ ए या फिर ओ बी, ओ ए या फिर ओ बी लेंथ का आर्क
लेंथ का मतलब ये लंबाई नाप के ओ ए या ओ बी को भर के डिवाइडर में यानी प्रकार में भर के आप एक सर्कल ड्रा करोगे ना, तो वो जो सर्कल होगा इन दोनों छोरों से होकर जाएगा। मेरा तो गजब का ही सर्कल बन गया ना, समझ रहे हैं? सर्कल गजब का है भाई। तो देखना हाथ से ही तो बनाना भाई, समझा कर। ये सर्कल तो सही है नहीं, फिर भी मान लो। देखो अब ये सच्चे में देखो, मैंने लिया तो था ए बी ना, और इस ए बी लंबाई जो एल लंबाई का था, ए बी चालक या सॉरी जो एल लंबाई का मेरे पास रेखा है, उसके द्वारा जो यहाँ पे एंगल बना है वो थीटा है। तो ये ए बी से होके जा रहा है कि नहीं सर्कल? ये ओ ए और ओ बी इस सर्कल की रेडियस है कि नहीं? जवाब है। तो यहाँ पे एंगल पे कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा? यदि आप ए बी द्वारा एंगल बनाइए, चाहे इसके द्वारा एंगल पूछिए, चाहे ये और छोटा कर दीजिए, एंगल तो बार बार क्या आएगा? सेम ही आएगा। आप आर की लेंथ छोटी लीजिए, बड़ी लीजिए, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी लाइन है मेरे पास, इसमें यदि हम ओ पॉइंट्स एक दूर लेते हैं और एक ओ पॉइंट्स इस ए बी रेखा के ठीक बीच में ही बट पास लेते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ए बी रेखा के बीचों बीच ही इन सारे पॉइंट्स को क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक है। इसको सी कह रहे हैं। तो यदि हम इस ए बी रेखा द्वारा इस बिंदु ओ पर एंगल का फॉर्मेशन करें और इसी ए बी रेखा द्वारा हम इस पी पॉइंट्स पर एंगल का फॉर्मेशन करें, और हम आपसे पूछें कि जो एंगल ए बी रेखा इस पी पॉइंट्स पे बना रही होगी, क्या वही एंगल इस ओ पॉइंट्स पर भी उसी रेखा ए बी द्वारा बनेगा? तो जवाब क्या होगा आपका? जी नहीं। क्यों? अब ऐसा मत कहना कि सर अभी तो बताए थे कि चाहे आर्क लेंथ आप बड़ी लीजिए चाहे छोटी लीजिए, वो डजेंट मैटर, वो कोई मायने ही नहीं रखता है कि एंगल छोटा बड़ा बनेगा। भाई उस केस में बात अलग थी। उस केस नंबर 1 में ये कहा गया था कि एंगल एक ही पॉइंट से बन रहा था, आर्क लेंथ डिफरेंट ले रहे थे। यहाँ पॉइंट्स अलग अलग हैं, मेरा आर्क लेंथ सेम ही है। यहाँ पे ए बी से ही बातचीत करें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यदि यहाँ जो भी एंगल बनेगा इससे डिफरेंट होगा, यदि इसको अल्फ़ा माने तो। क्यों? आपको भी पता है कि जैसे जैसे हम किसी दी गई रेखा के पास आते जाते हैं वैसे वैसे एंगल का मान बढ़ता जाता है। तो यदि यहाँ पे 60 डिग्री का बनेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है 60 से बड़ा बनेगा, 70 बनेगा, 80 बनेगा, 72 बनेगा, 70 से लेकिन बड़ा बनेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये केस नंबर 2 था कि यदि ओ बिंदु रेखा के पास में हो तब एंगल बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो जैसे जैसे जिस पॉइंट पे आपको एंगल का फॉर्मेशन करना है उसे दी गई रेखा के पास लेके आएंगे तो एंगल का साइज बढ़ेगा। अच्छा जी, केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं भाई। केस नंबर 3 में हम ये बताने वाले हैं कि यहीं मेरे पास, क्योंकि जब सर्कल बनाते हैं ना बड़ी रेडियस का सर्कल, तो यदि इस सर्कल को के किसी भी हिस्से को हम काट लें, मान लो इतने से हिस्से को काट लेंगे तो ये लग रहा है सीधा ही है भाई। छोटा सा पीस यदि हम काटें और उसे फॉर्म करें, उसके द्वारा एंगल की बनावट देखें, तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उस केसेज में यदि बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा चाप लें हम, छोटा सा चाप, तो जो एंगल बनेगा उस केसेज में वो जो रेखा होगी, जो आर्क लेंथ होगा, उसे हम स्ट्रेट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? जवाब है आप बहुत बड़ा सर्कल लेंगे तो उसके किसी भी हिस्से को थोड़ा सा काटेंगे ना छोटा सा, तो वो सीधा ही नजर आएगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसी को ले लें, इतने ही वाले हिस्से को ले लें,
तो इतने वाला हिस्सा आपको इस सर्कल में स्ट्रेट नज़र आ रहा होगा कि नहीं, नज़र आ रहा है। तो हम यही करने वाले हैं केस 3 में कि हम क्या करेंगे कि हम एक आर का लेंथ लेंगे, एक चाप की लंबाई लेंगे जिसका हम नाम कुछ भी दे देते हैं, लेट सपोज ए बी। और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, ये चाप की लंबाई ही है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। यदि छोटी सी लंबाई है तो उसे हम DL कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, DL। ठीक है, DL मतलब डेल्टा L आप समझिए, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आर्क लेंथ जितना ही बड़ा होगा उसकी जो लाइन आप उसमें से काटेंगे ना, तो लाइन स्ट्रेट मिल ही जाएगी थोड़ी बहुत। तो हम बहुत बड़ा आर्क लेंथ, इतना बड़ा चाप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसलिए इतना बड़ा ले रहे हैं ताकि आपको फिगर हम समझा सकें अच्छे से। यदि हम छोटा लेंगे तो शायद आपको फिगर ना समझ में आए, इस वजह से हम थोड़ा सा बड़ा सा चाप लिए हैं। याद रखिएगा ए भी आपका चाप है। अब सुनिएगा, अब हमने क्या किया कि इस बार हमने जो ओ पॉइंट्स था, बार बार हम उसको गौर से देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि जो ओ पॉइंट्स हैं हम रेखा के बार बार बीच में ले रहे हैं। आपका जवाब होगा कि सर यदि ओ पॉइंट्स इस दी गई लाइन के बीच में ना होगा तो क्या कहानी होगी, तब कैसे सर्कल अब ड्रा करेंगे। तो चल हम वो भी ले लेते भाई तुझे समझाने के लिए। हम ये कह देते हैं कि मान ले भैया ये मेरा जो ओ पॉइंट्स है ये कहीं यहाँ पे है, ठीक है, या चल इधर कहीं ले लेते हैं, समझाना तो है। ये ओ पॉइंट्स है। अब हमें पता करना कि इस ए बी चाप द्वारा इस ओ पॉइंट्स पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको मिला देना होगा, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा कह देंगे वहीं सर इस ए बी लाइन द्वारा एंगल बन रहा है थीटा रेडियन, हो गया। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, क्या इसके लिए आप ऐसा कोई सर्कल ड्रा कर सकते हो जो ए और बी दोनों से होके जाए और ओ उस सर्कल का सेंटर हो। सोचो, आप खुद ही सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इस ए बी के दोनों सिरों से होते हुए एक सर्कल ड्रा कर लें और ओ उस सर्कल का सेंटर हो। ये पॉसिबल है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि तू देख रहा है भैया कि जब ये ए बी से होत के जाता हुआ यदि सर्कल ड्रा करेगा तो कभी भी उस सर्कल का सेंटर ओ आ ही नहीं सकता। और वैसे भी यदि हम ए बी से होते हुए यदि सर्कल ड्रा भी करेंगे तो ये जो ओ ए है और जो ओ बी है, ये वृत्त की त्रिज्या समान दिखाई ही नहीं दे रही है और ये वृत्त की त्रिज्या हो ही नहीं सकती। तो कहेंगे तब क्या करेंगे? तो करेंगे, जुगाड़ है मेरे पास, है ना। क्या जुगाड़ लगाते हैं ऐसे केसेज में जब ओ सेंटर पे ना हो? तब यहाँ लिख लेना, जब ओ बिंदु दी गई रेखा के मध्य में न स्थित हो। अभी तक मैंने जो दो केसेस लिया था उनमें मैंने जो दो केसेस लिया था उसमें जो मेरा ओ पॉइंट था उस दी गई रेखा के मिड में था। क्योंकि अभी हम एक किस और लेंगे और आपको एक और बड़ी बात बताएंगे कि कैसे आप जान पाओगे कि ये उसका सर्कल का सेंटर ओ बन पाएगा या नहीं, बताएंगे अभी। तो देखो, इसके लिए हम जुगाड़ क्या लगाते हैं? जुगाड़ ये लगाते हैं कि ओ ए को या फिर ओ बी को कोई एक दूरी हम डिवाइडर में भर लेते हैं। ओ ए या फिर ओ बी लेंथ को हम अपने प्रकार में भर के इस तरह से एक जुगाड़ लगाते हैं। ये DL है, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये चाप की लंबाई है, समझिएगा। तो हमें करना क्या है, इन दोनों से होकर जाता हुआ एक एंगल ड्रा करना है। तो उसके लिए या तो हमें इस OA के बराबर इसमें से OB ड्रा करना पड़ेगा, OB के बराबर इस OA में से कोई चाप काट लेना पड़ेगा आर्क लगा के, फिर इसे मेट करा देंगे, तब बात बन सकती है। या दूसरा हो सकता है कि आप OA को की दूरी प्रकार में भर के और इसे एक्सटेंड कर देंगे, इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इस तरह से। OA को प्रकार में भर के इस O को केंद्र मान के इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यानी बढ़ा देंगे। ओके, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसे बढ़ा देंगे, तब बात बन सकती है।
क्योंकि आपको जो सर्कल ड्रा करना है ना वो ए बी से होके जाना चाहिए और एंगल पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम ए बी लाइन द्वारा ही एंगल निकालेंगे, एंगल बदलेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, एंगल वहीं रहेगा। तो दो रास्ते आपके पास हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी रास्ता पसंद कर सकते हो। चाहे आप ओ बी को सेंटर मानिए, सॉरी ओ बी को प्रकार में भरिए, ओ बी दूरी भर के इस ओ ए पर चांप लगाइए, फिर बी पॉइंट्स को इस ए बी पर जो ओ ए लाइन है जहाँ पे आपने आर्क लगाया है सपोज ऐसे, इसको मिला दीजिए। तब भी आप उस केसेज में क्या घटना घटेगी, यदि मान लीजिए आप इसको नापते हैं प्रकार में और इसको केंद्र मान के ऐसे चांप लगा देते हैं और इसे मान लीजिए ए डैश कह देते हैं मान लीजिए, तो हम पुनः आपसे पूछेंगे क्या इस ए डैश बी लाइन द्वारा जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा, क्या वही एंगल ए बी भी बना रहा होगा? जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंट्स थोड़ा बदल रहा है यार, हम पॉइंट्स को आगे पीछे कर रहे हैं। जवाब है नहीं, हम आर्क की लेंथ को छोटा बड़ा ले रहे हैं। तो ये डजेंट मैटर कि आर्क लेंथ आप बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों केसेज में आर्क की लंबाई चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये कोण पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम चतुराई क्या करेंगे, निकालना है ए बी द्वारा ही, हम निकाल देंगे ए डैश बी द्वारा। तो जो एंगल ए डैश बी बनाएगा वही तो ए बी भी बनाएगा। सही बात है, जवाब है सही बात है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, कहेंगे सर्कल कैसे बनाएंगे फिर? तो सर्कल बना लेंगे मेरे भाई, क्योंकि कंडीशन होता है कि ये जो ओ पॉइंट्स होना चाहिए वो दी गई रेखा के मिड पॉइंट पे सिचुएटेड होना चाहिए, मिड पॉइंट पे। तो हम तो कह रहे हैं कि इसके द्वारा हो ही नहीं सकता, तो इसके द्वारा निकाल लीजिए, जो ये एंगल बनाएगा वो ये भी बनाएगा। तो ओ अब इस रेखा के मिड पे सिचुएटेड है कि नहीं, इसके लिए हम ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये जो कुछ भी आएगा पी पॉइंट्स मान लेते हैं इसे, तो ये जो ओ पी होगा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और ए डैश बी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, जो कि दोनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। तो कहेंगे सर्कल कैसे जाएगा, देखना ध्यान से भाई, सर्कल बन गया। ए डैश ओ को सेंटर मान लो, चाहे ओ बी को सर्कल मान लो, सॉरी ए डैश बी ओ ए डैश रेडियस को मान लो, चाहे ओ बी रेडियस को भर लो। कहाँ पे? प्रकार में भरना है मर्दे, और कहाँ भरना है, ठीक है। तो ओ ए डैश या ओ बी डैश को प्रकार में भर के अब तू यदि सर्कल ड्रा करेगा ना मेरे भाई, तो देख ये सर्कल कुछ यूँ आएगा। अरे यार ये क्या बन गया, हम मान ले मर्दे सर्कल ये है। चल कोशिश करते हैं सर्कल बनाने की, कोशिश करते हैं कि ये सर्कल बने। ये सर्कल तो है नहीं, चल सर्कल बनाते हैं, ये ले सर्कल, तो मान लेते हैं यार, ठीक है, ये ए डैश पॉइंट है। अच्छा जी, ठीक है भाई, इसका नाम हमने पी दिया है। तो अब देखो ध्यान से, जो ए डैश ओ है और जो ए बी है, ये दोनों के दोनों सर्कल की रेडियस हो गई कि ना? जवाब है हाँ। ओ इस सर्कल का सेंटर है कि ना? जवाब है हाँ। ये ए डैश बी जितना एंगल बनाएगा, क्या ए बी भी उतना ही एंगल बनाएगा? जवाब है हाँ। कहेंगे यदि आप ऐसा ना करके इसे एक्सटेंड कर देते तो क्या होता? तब के केस में यहाँ जैसे ए को मैंने डिफ्लेक्शन किया है, ए को मैंने थोड़ा सा बेंड किया है, ए को मैंने यहाँ पे बेंड किया है, उस केसेज में हमें थोड़ा सा किसे बेंड करना पड़ता? किसे बेंड करना पड़ता? इस वाले को ना, बी को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें ओ ए को सेंटर मानना पड़ता और ये दूरी भर के प्रकार में ऐसे चाप लगाना पड़ता। उस केस में इसे यहाँ पे मिला देते हैं, जब इसे मिला देते तो इस बी को बी यहाँ आ जाता, जिसे हम बी डैश कह देते हैं। जब इसे यहाँ पे मिलाते तो ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये इस पर परपेंडिकुलर भी होता और उसके बाइसेक्टर पे भी होता। तो यदि ये दोनों केसेस फुलफिल करेगी कि दिया गया जो बिंदु है उस दी गई रेखा पर लंब हो और उसे दो बराबर भागों में बांटे, तभी आप सर्कल ड्रा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो दोनों केसेस हमने आपको बता दिया। अब कहेंगे कि कोण कैसे निकालेंगे, या फिर ए डैश बी लाइन को आपने कितना बेंड किया। ये डी एल लेंथ का ही था, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये लंबाई कितनी थी? डी एल ही थी। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है वो अल्फा एंगल डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ठीक है। अल्फा एंगल
यहाँ से विचलित हुआ होगा, ये अल्फ़ा एंगल इधर से इस साइड टर्न हुआ होगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि इस ए बी लाइन द्वारा ही एंगल यहाँ पे निकालेंगे, वो कितना आएगा या ए बी का वैल्यू कितना आएगा वो पता कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई, ये आर्क की लंबाई ही है, आर्क लेंथ है ए बी, मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। देखो सुनो, तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए हम एक ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर्ड करते हैं, ठीक है। इसको जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये वाली लाइन आपको 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री है, इसे मानना पड़ेगा आपको 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है। देखो ध्यान से देखो, तो हम बातचीत करेंगे बी ए डैश ए में, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ए बी लेंथ के बारे में बातचीत करना है। तो ए बी लेंथ तो हमें पहले से ही पता है, डी एल लेंथ की है, ये कितना है ए डैश बी, वो फॉर्म मतलब इसका वैल्यूज कितना है वो पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं, चल देखते हैं भाई, देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, ये 90 डिग्री का है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ड। तो यहाँ पे लगाते हैं कास अल्फा, क्या लगाते हैं, कास अल्फा। कास थीटा बराबर होगा, कास थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ड। तो ये आधार तो हो नहीं सकता, आधार ये होगा ना, अरे कोण के सामने की ये जो भुजा है, ये यहाँ शीर्ष पर पहुँच चुका है, लंब आधार में परिवर्तन होता है, ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ड। तो देख भाई, कास अल्फा बराबर हो जाएगा तेरा ए डैश बी अपान ए बी, ठीक है। तो हमें तो ए डैश बी को हटाना है, ए बी द्वारा पता करना है। तो ए डैश बी का वैल्यूज कितना है वो पता करते हैं। ए डैश बी अपन ए बी कितना दिया था, पहले ही डी एल दिया था, लंबाई कितनी थी चाप की, डी एल। तो ए डैश बी का वैल्यूज कितना आएगा, ए डैश बी आएगा डी एल कास ऑफ अल्फा, डी एल कास ऑफ अल्फा, समझ रहा है। इसका वैल्यूज आ गया, क्योंकि हमें तो पता करना था ए डैश बी, यहाँ पे एंगल इसी के द्वारा हम पता किए हैं। तो चाहे ए डैश बी लें या फिर ए बी लें, दोनों के द्वारा एंगल तो थीटा ही बनने वाला है। तो कितना आएगा एंगल, तो मेरे पास सूत्र है कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या। कोण कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। यदि हम छोटा सा आर्क लेंथ लेंगे तो इसे थीटा को चल डी थीटा मान लेते हैं, क्योंकि एंगल बहुत मतलब जो आर्क की लेंथ है वो छोटी है, तो छोटा सा एंगल बनेगा, तो उसे हम डी थीटा मान लेते हैं। तो कोण बराबर हो जाएगा चाप बटा के त्रिज्या। ये मैंने चाप की लंबाई निकाल लिया है, जो कि कितना है, डी एल कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, अपान रेडियस। इसकी रेडियस क्या रहेगी, आर मान ले मेरे भाई, क्या मान ले, आर। तो याद रखना, जब भी एंगल मिड पॉइंट पे नहीं होगा तब का ये पॉसिबिलिटी होगी, इस तरह से एंगल निकालना पड़ेगा। इसी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे सॉलिड एंगल में, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एरिया वेक्टर को डिफ्लेक्ट करूँगा, थोड़ा सा इधर उधर न चाहूँगा, तो एंगल निकालना मैं सिखाऊंगा वहाँ पे भी ऐसे। लास्ट बात करते हैं केस नंबर 4 की, तो जल्दी से देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम ये बात करना चाह रहे हैं आपसे कि जो एक सर्कल होता है, उस सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम सिंपल मान लेते हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा, आर की लेंथ जो है वो यल है, और ये आर की रेडियस आर है। आर की रेडियस आर नहीं मेरे भाई, सर्कल की रेडियस आर है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या, ठीक है। कोण कितना है, तो मैंने बोला थीटा है। चाप कितना है, तो चाप यदि पूरे सर्कल के परिधि द्वारा हम पता करना चाहें यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर अपान रेडियस कितनी है इसकी, आर। तो आर से आर कटेगा, 8.0 पे जो एंगल बनेगा इन रेडियन वो कितना आएगा, 2 पाई, कितना आएगा, 2 पाई इन रेडियन में, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि सर्कल के सेंटर पे यदि आपसे पूछा जाए कि कितना कोण बनता है, तो उसका जवाब आपके पास होगा 2 पाई रेडियन। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।